नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि अति महत्वपूर्ण क्लास। इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो क्लास है ये आपके लिए अति लाभदायक होने वाली है। अब आप लोग सोचोगे कि लाभदायक कैसे? हालांकि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ था अति महत्वपूर्ण क्लास, टॉप 20 MCQs इस क्लास में होने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो क्लास है आपके लिए अति लाभदायक होने वाली है। और लाभदायक कैसे होने वाली है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से यानी 11 दिसंबर से आपके अर्धवार्षिक एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अर्धवार्षिक एग्जाम में इस बार जो पैटर्न बदला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, वहाँ पर MCQs भी आएंगे, यानी 15 MCQs आएंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। अब आज जो हम MCQs करने वाले हैं, यानी कि हम टॉप 20 MCQs करने वाले हैं, ये MCQs आपको हूबहू यानी कि सेम संख्या तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसे के ऐसे आपको आपके अर्धवार्षिक के पेपर में मिलेंगे। और हो सकता है कि ऐसे के ऐसे जो मैं आज करा रहा हूँ वो आपको बोर्ड एग्जाम में, यानी कि फरवरी महीने में जो आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें भी आपको देखने को मिल जाए। तो अर्धवार्षिक एग्जाम के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपकी जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है फरवरी महीने में उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल है, यानी कि जो एग्जामिनर है वो आपके क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, यानी संख्या को बदल सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वही यही कि ये पैटर्न आएगा। इसलिए अगर आप ये टॉप 20 जो मैं कराने वाला हूँ MCQs, अगर आप ये ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर अर्धवार्षिक एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो टाइम टेबल है उसमें 18 दिसंबर को गणित की परीक्षा है। मैं अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, बोर्ड का टाइम टेबल हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो आएगा तब। तो 18 दिसंबर को ऐसा ना हो कि ये या फिर इससे हूबहू यानी इससे मिलते जुलते MCQs आपको मिल जाए, इसलिए क्लास आपके लिए अति लाभदायक होने वाली है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है टॉप 20 MCQs, लेकिन यहाँ पर टॉप 20 तो होगे, इसके साथ में इससे अधिक MCQs भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिखे इससे इसके जैसे के जैसे 2 या 3 या फिर 4 और MCQs बनेंगे, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलता रहूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला MCQ आपको कह रहा है 26 और 91 का HCF है। 26 और 91 का HCF, अगर मैं 26 और 91 के HCF की बात करूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा होता है। तो 26 का अगर मैं गुणनखंड करता हूँ या फिर टुकड़े करता हूँ तो 2 × 13 होगा, 2 × 13 होगा, यानी कि 2 × 13 ये 26 का होगा। अगर मैं 91 की बात करूँ तो 60 × 13 होगा, यानी 13 सत्ते 91 होता है। हम HCF निकालने के लिए ये करते हैं कि जो चीज़ कॉमन आती है, यानी कि जो चीज़ कॉमन आती है वो हमारा आंसर होता है। तो कॉमन हमारा 13 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 13 होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा होगा, द होगा। वैसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो निम्न में से अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में, लेकिन हमें परिमेय नहीं पूछा, अपरिमेय पूछा है। तो आपको इस वर्ड पर जरा गौर करना है। एग्जाम में भी आपको जो वर्ड दे रखा होगा उस पर गौर करना होगा कि आपको परिमेय संख्या पूछा है या फिर अपरिमेय संख्या पूछा है। तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो बचा हुआ ये, यानी कि ये अपरिमेय होगा, और आपको अपरिमेय पूछा है। हो सकता है इसके जैसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दे और यहाँ पर अपरिमेय की जगह परिमेय लिख देगा, तो वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं टॉप 20 क्वेश्चन तो MCQs तो करूँगा, लेकिन उनके साथ में और अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए। तो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर अपरिमेय की जगह परिमेय भी लिखा हुआ आ सकता है, ये जरूर आप नोट करें। चलो तीसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा HCF 3 है तो इसका LCM होगा। यानी कि अगर बात करूँ मैं दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था A × B = HCF × LCM। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रश्नावली 1 में। तो दो संख्या A और B, इनका गुणनखंड आपको कितना 120 दे रखा है, और आप लोगों को HCF कितना दे रखा है, HCF 3 दे रखा है। तो HCF 3 है और LCM आप लोगों को निकालना है। तो अगर आप LCM को इधर रखते हो तो 3 भाग में जाएगा, यानी यहाँ पर जाएगा, और 3 को काटोगे 4 बार, यानी 3 × 4 = 12, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40, यानी कि 40 इसका आंसर है। जैसे इसमें आपको
एचसीएफ और दो संख्याओं का गुणनफल देकर एलसीएम पूछा है। वैसे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको बस खाली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी पूछेगा आप इसके माध्यम से आप लोग निकाल पाओगे। हो सकता है वो कभी एचसीएफ और दो संख्या गुणनफल देके आपको एलसीएम पूछे, जैसा कि इसमें दे रखा है। एलसीएम और दो संख्या गुणनफल देके आपको एचसीएफ पूछे तो भी आप लोग कर सकते हो। आपको एचसीएफ और एलसीएम दे देवे और आपको एक संख्या दे देवे, यानी कि एचसीएफ दे देवे, एलसीएम दे देवे और एक संख्या दे देवे, आपको दूसरी संख्या पूछे तो अभी आप इससे कर सकते हो। यानी मोस्ट है वो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप 4 और क्वेश्चन बना सकते हो। यानी कि अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, लेकिन अभी तक हमारे टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। पहला ये, फिर इसके 2, यानी कि 3 और इसके 3, इसके 4, यानी कि कितने हो गए 7 क्वेश्चन। अब मैंने जैसा कहा था वैसा वैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, 12 और 15 का लसअप और मसअप क्या होगा। 12 और 15 का लसअप को आप इंग्लिश में बोलोगे, लसअप को बोलोगे आप एलसीएम और मसअप को आप बोलोगे एचसीएफ। चलो 12 और 15, तो 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को निकालना। अगर 12 के आप गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये इसके टुकड़े आएंगे। वही अगर मैं 15 की बात करूँ तो 3 पंजे 15 होता है, यानी कि 3 × 5 होगा, 3 × 5। अगर आप इसको देखोगे तो जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जो आपका एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 3 आया। अभी तक हमने एलसीएम नहीं निकाला है, तो हम ऑप्शन देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एचसीएफ 3 आ रहा है। तो ये एक ऑप्शन है जिसके अंदर एचसीएफ 3 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है। तो हम एक चीज़ निकाल कर भी ऑप्शन से देख सकते हैं, यानी इसको कहते हैं हम ऑप्शन से चेक करना। तो ये आपका आंसर होगा। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो यही आपका ऑप्शन होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शून्यकों का योग, शून्यों का जो योगफल का फॉर्मूला था वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये दूसरी प्रश्न वाली का है। तो अगर b की बात करूँ मैं, तो आप लोग इस समीकरण से तुलना करो तो b कितना, -2, यानी -2, तो ये माइनस फॉर्मूले का और ये -2 b है। और नीचे a की बात करूँ तो a कितना आपका 1 है, तो 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ओवरऑल कितना है 2, तो 2 आपको कहीं दिख रहा होगा, यानी कि ये वाला। ध्यान रहे आप इसको टिक मत कर देना, क्योंकि वो एक फॉर्मूले का माइनस था और एक इसका माइनस था, दोनों मिलके क्या होगा प्लस, तो ये आपका आंसर होगा, ना कि ये। अब इसके जैसा ही कौन सा और क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप लोग देखो यहाँ पर, द्विघात बहुपद, आपको कोई बहुपद दे दिया जाएगा कि बोला शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, तब आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना कि अल्फा × बीटा इक्वल टू c/a भी होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ध्यान रहे कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या फिर इस पर बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको नोट करना है। आगे बढ़े हम, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद आप लोगों को पता होगा कि रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अगर द्विघात की बात करूँ मैं तो 2 घात होती है, यहाँ पर 1 घात की बात कर रहा है। अब दोनों में से बात करें तो 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये हमने बोल दिया ये नहीं हो सकता, केवल तो ये तो होगा ही नहीं, तो बचा ये, तो यही होगा। अगर हम बात करें यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण निकाय क्या हल है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा इसको वॉच कर देता हूँ, आप लोग इसको साथ साथ में नोट करते जाए कि मैं किस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आप उनको भी नोट करें कि इससे मिलते जुलते ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रश्नावली 4 है, सॉरी प्रश्नावली 3 है, जिसमें 2 रैखिक समीकरण दिए हुए आते हैं और उसके अंदर आपको एक बुक में टेबल दे रखी है। वहाँ पर आपको टेबल में ये बताया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और उसके जो अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा, तो ऑप्शन तो ये होगा, ये ऑप्शन होगा। ये कंडीशन थी जो आप लोगों को याद करनी थी। इसके अलावा एक तो कंडीशन और थी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समपाती होगी और बहुत सारे हल हो गए। तीसरी कंडीशन ये थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो 2 रेखा समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। ये सारणी है आपकी बुक में
इस सारणी पर आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन के साथ ही मैंने उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर लिया। तो आपको वो जो सारणी है, यानी कि जो सारणी है प्रश्न वाली 3, यानी कि एक्सरसाइज 3 की सारणी आप लोग देख लेना, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों को सारणी देखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि 3x + y = 9 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। पहला ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है 2,2, 3,2, 2,3 और 1,8। आपको देखना है कि ऐसा कौन सा मान मैं इस समीकरण में रखूँ कि 9 आवे। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 होगा, 2 8 होगा, तो ये तो नहीं होगा। अगर मैं 1,8 रखता हूँ तो 3 एकम 3 और 8, 8 और 3 11, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 3,2 रखता हूँ तो 3 3 9 और 2 यानी 11 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 2,3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 और 3 9, यानी इस पर संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 9 आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ध्यान रहे, ये जो आगे वाला होता है ये x का मान होता है और पीछे वाला तो y का मान होता है। ये दोनों आप लोगों को सेम दिख रहे होगे आगे पीछे, तो आप इसको ही करना, ना कि इसको करना है, वरना गलत हो जाएगा। हो सकता है ऐसी समीकरण देके बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पर भी आप अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको बाकी के सवाल समझ आ जाएगा। 90 क्वेश्चन की बात करें, यदि दी गई समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। ऑप्शन में आपको 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग जो चौथी प्रश्नावली, यानी कि आपकी जो चौथी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 4, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि b² - 4ac, यानी b² - 4ac = 0 हो, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, b² - 4ac लेस देन 0 हो। ये 3 कंडीशन थी, यानी तीसरी प्रश्नावली में एक सारणी थी, चौथी प्रश्नावली में 3 कंडीशन थी। इस कंडीशन पर जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, ये पहला था। इस कंडीशन पर मूल हो गए वो वास्तविक हो गए लेकिन असमान हो गए, और इस कंडीशन पर कोई मूल नहीं होता, यानी काल्पनिक होते हैं। चलो, तो आपको बोला मूल समान हो गए, तो आप ये वाला जो दिया बोला होगा तो b² यानी b की जगह पर कितना है, माइनस का k। अगर माइनस k का मैं स्क्वायर करूँगा तो k² होगा 4ac। a की बात करूँ तो 1 है, और अगर c की बात करूँ तो मैं 4 है, = 0। माइनस k का स्क्वायर करो तो k² ही होगा, और 4 तक 16 यानी कि 16 = 0। अगर मैं k² और इसको उधर भेजूंगा तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। अगर मुझे k का मान चाहिए, क्योंकि आपसे क्या पूछा, k का मान, अगर आपको k का मान चाहिए तो 16 का रूट करोगे तो कितना है, 4। अगर आपको 4 ऑप्शन में दिख रहा होगा तो ये आपका आंसर है। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो यदि 10वां क्वेश्चन आपको, यदि किसी दी गई समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो तो निम्न में से सही है। आपको ये कंडीशन दे रही है कि b² - 4ac = 0, b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac = -2। तो मैंने कहा था कि जब मूल वास्तविक समान किस पर होंगे, इस पर होंगे, तो ये वाला आपका आंसर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बाकी के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे वो भी आपने नोट कर लिया, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले नहीं पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर मैं इसका PDF अपलोड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, देखा समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति आपने चौथी प्रश्नावली में पढ़ा होगा कि d = b² - 4ac है। हम मूलों की प्रकृति d से ज्ञात करते हैं और d को हम बोलते हैं विविध कर। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक व भिन्न मूल हो गए, d का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक मूल हो गए, और d का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक व समान हो गए। तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। b की अगर वैल्यू की बात करूँ मैं तो b का मान यहाँ पर कितना 6 है, यानी कितना -6 और इसका स्क्वायर। अगर मैं a की बात करूँ तो a का मान कितना 2, और अगर मैं c की बात करूँ तो c का मान कितना 3। 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 6 × 36 होगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसका 4 दूनी 8 और 8 × 24 यानी कितना है 24। अगर 36 में से 24 को घटाऊंगा कितना आएगा 12 आएगा। तो d का मान कितना है 12, यानी d का मान है 0 से बड़ा, यानी 12 तो 0 से बड़ा होता है। अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या हो गया, वास्तविक व असमान हो गया, यानी कि आपका आंसर होगा ये होगा।
फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक व भिन्न भिन्न मूल होते हैं, जिसको आप लोग असमान बोल सकते हो। अगर डी का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक व समान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक हो गए। इस क्वेश्चन से आप लोग बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो। आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, जो कि आपको बोर्ड पर ये नीचे की ओर सारणी दिख रही होगी, यहाँ पर आप इसके हिसाब से देख सकते हो। अगर हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, एपी आपको दे रखा है -5, -1, -3, -7 का सार्वअंतर। तो सार्वअंतर निकालने के लिए आपको पता होता है कि बाद वाले पद में से आपको पहले वाला पद को घटाना होता है। तो बाद वाले पद में से यानी d = a2 - a1 होता है, यानी बाद में से आप लोग पहला वाला पद घटा हुआ है। तो बाद वाला कितना -1 और ये फॉर्मूला के माइनस, और a1 कितना आपका -5। तो माइनस माइनस यानी कि प्लस का 5, प्लस के 5 में से एक कितना आएगा 4 आएगा। ध्यान रहे आपका आंसर कितना का 4 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में 4 भी दे रखा है और यहाँ पर ऑप्शन में -4 भी दे रखा है। तो आपको 4 पर टिक करना है, ना कि -4 पर, वो गलत हो जाएगा। अब ये प्लस कैसे हुआ, तो ये फॉर्मूले के माइनस और इसके माइनस से प्लस हो गया है। यदि 2,x,26 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को लगभग नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आपको पहला और तीसरा पद दे रखा है और बीच वाला पद पूछा है। पहला और तीसरा पद दे रखा है, बीच वाला पद पूछा और बीच वाला पद ही x है, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हुआ है तब आपको पहले और तीसरे पद को जोड़ना है, यानी इन दो को जोड़ना है और 2 का भाग कराना है। यानी कि पहले व तीसरे पद को जोड़ो, 2 का भाग कराओ। तो 28 में 2 का भाग दो कितना है 14। अगर 14 ऑप्शन में है तो ये आपका आंसर होगा, कितना होगा 14। ये आपका आंसर है। ये बहुत ही यूनिक सवाल है। इस सवाल को आप लोग मोस्ट कर सकते हो, आप लोगों से ऐसे बहुत सा पूछ सकता है। तो आप इस पर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना सकते हो कि पहला और 3 पदों की अगर समांतर श्रेणी दे रखी हो और बीच वाला पद पूछे तो आपको 2 को जोड़ के आपको 2 का भाग करना है, तो आपका आंसर होगा। बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। 14 क्वेश्चन आपको कह रहा है -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इसके लिए आप लोगों को चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि एक प्लस का पता होना चाहिए कि ये वाली प्लस वाली लाइन होती है और ये वाला प्लस, तो पहला वाला प्लस प्लस होगा। अगर दूसरे वाले की बात करो तो माइनस प्लस होता है। अगर तीसरे वाले की बात करो तो माइनस का माइनस होता है, और चौथे वाले की बात करूँ मैं तो प्लस का माइनस होता है। अगर बिंदु की बात करो तो बिंदु में यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस कोमा प्लस दे रखा है, यानी -3,5 तो माइनस प्लस हुआ, और माइनस प्लस किस में, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश आपका आंसर होगा। ये प्लस का आइकन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा, दूसरे माइनस प्लस होगा, तीसरे माइनस माइनस होगा, और चौथे में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो आपका जो बिंदु दे रखा -3,5 है, तो -3,5 इस चतुर्थांश में आएगा, तो द्वितीय चतुर्थांश आपका आंसर होगा। इसी पर बेस, यानी कि इस वाले डायग्राम पर बेस आपके बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायग्राम आप लोगों को माइंड में फिट होना चाहिए। निर्देशांक 5,7 में कोटि का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि कोटि और भुज क्या होता है। अगर मैं x अक्ष के निर्देशांक की बात करूं तो उसको आप लोग भुज बोलोगे, और अगर मैं y अक्ष के निर्देशांक की बात करूं उसको आप लोग कोटि बोलोगे। यानी कि जो x का मान होता है उसको आप लोग भुज बोलते हो, और जो y का मान होता है उसको आप लोग कोटि बोलते हो। तो y के मान को आप लोग कोटि बोलते हो, और आपसे कोटि पूछा तो ये आपका आंसर होगा। ध्यान रहे आपको 5 नहीं करना, ऑप्शन में आपको 5 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा। जो बिंदु दे रखे दोनों ऑप्शन में होगा। तो आपको पता होना चाहिए x के निर्देशांक को भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। वैसे 16वें क्वेश्चन की बात करें तो बिंदु 4,8 की y अक्ष से दूरी लिखी है। ऑप्शन है 8, 4, 0, -8। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर हम y अक्ष की बात करें तो हमारा आंसर x वाला आता है, और अगर हम x अक्ष की बात करें तो हमारा आंसर y वाला आता है। तो अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसमें x वाला तो ये है, यानी कि x, y आपके निर्देशांक होते हैं। तो y अक्ष से दूरी x वाला कहलाता है। तो x का मान कितना 4, यानी कि b आपका ऑप्शन होगा। इस प्रकार आप इस पर बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो। एक बिंदु देकर आपको x अक्ष का पूछ सकता है, एक बिंदु देकर आपको y अक्ष का पूछ सकता है। तो आपको बस खाली यही पता होना चाहिए, y अक्ष का पूछे तो x वाला आंसर होगा, और x अक्ष का पूछे तो y वाला आंसर होगा। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, यानी कि रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी फॉर्मूला है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगर मैं x2 और x1 की बात करूं तो अगर आपको दो बिंदु दे रखे, यानी कि एक तो 3,4 और एक 0,0 है, तो आप इसमें से किसी को भी x1 और y1 मान सकते हो। यानी कि अगर मानता हूं मैं कि भाई जो हमारा मूल बिंदु वो 0,0 है, तो x2 का मान कितना होगा, 3 होगा, और 3 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 3 ही होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस
4 है दे रखा है, y2 का मान कितना 4 है और 4 में 0 जाएगा तो 4 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 को आप लोग जोड़ोगे तो रूट में 25 आएगा और 25 को आप लोग बाहर निकालो तो प्लस माइनस से 5 होता है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो ये आपका आंसर होगा प्लस का 5, ये आपका ऑप्शन है। तो हो सकता है आपको ये बिंदु देखकर मूल बिंदु से पूछा है, दो बिंदु देखकर भी आपसे दूरी पूछ सकता है, तो बहुत से क्वेश्चन इस पर भी बन सकते हैं, तो आपको करने का तरीका आना चाहिए, बाकी के क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक ये बहुत ही फेवरेट है, जो एग्जामिनर है इसका बहुत ही फेवरेट सवाल है। आप लोगों ने इसको 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, अब आगे की कक्षा में आ जाओगे तो आप लोग और पढ़ोगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक अब सदन में आता ही है, तो 0,0। 2 sin 45 cos 45 का मान होगा, 2 sin 45 cos 45 का मान होगा, तो आप लोगों को सारणी याद होनी चाहिए, जो त्रिकोणमितीय कोणों की सारणी थी, त्रिकोणमितीय कोणों की सारणी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप लोग अपनी एक वीडियो है उसको जाकर देख सकते हो, जिससे कि आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख जाओगे। चलो, अगर 245, अगर मैं 45 की बात करूँ तो 1/√2 ये 45 का मान होता है, यानी 2 का 2 और साइन 45 का मान 1/√2। वैसे अगर मैं cos 45 की बात करूँ तो इसका भी 1/√2 होता है, 2 तो 2, यानी कि ये तो ऐसा कैसे लिखा मैंने, इसको अगर मैं √2 और √2 को गुना करूँ तो √4 होगा, और √4 में से अगर 2 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, यानी कितना है 1, यानी 2 को 2 से काटने कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना आपको, बस खाली थीटा के मान यानी कि सारणी में से आपको मान रखने और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 1/√2 1/√2 यानी कि 1/2 होगा और 2 को 2 से काटोगे तो 1 आएगा, ये आपका आंसर है। 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है का मान होगा। सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अब मैं ऐसे 9 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है, और आपने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी होगी कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर तो 1 होता है, तो 9 एकम 9, तो यानी इसका आंसर कितना होगा 9। इस प्रकार आप लोगों को ये जो MCQs है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, और जितना मैंने कहा यानी कि 20 MCQs लिखा है यहाँ पर भी, और जो थंबनेल पर भी लिखा है 20 MCQ, लेकिन उससे बहुत से ज़्यादा MCQs मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। हाल फिलहाल तो अगर देखा जाए तो ये 5 या 6 प्रश्नावली तक की हो रखे हैं, यानी कि अगर त्रिकोणमितीय की प्रश्नावली की बात करूँ मैं तो वो प्रश्नावली 8 है, तो 8 प्रश्नावली तक मैंने MCQ करा रखे। अगर आपका प्यार यानी कि आपके लाइक और सब्सक्राइब ऐसे ही अगर मुझे मिलते रहे तो मैं आगे के जो प्रश्नावली है यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनके भी कुछ इस टाइप के MCQ लेकर आऊँगा मैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर आप चाहते हो कि वो भी मैं कराऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, और कम से कम इस वीडियो पर 20 लाइक आप दे देवे। अगर 20 लाइक इस वीडियो पर आ जाते तो मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको अर्धवार्षिक या फिर बोर्ड में जो पेपर आने वाला है या फिर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि ये MCQs है मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।